पालन करेंगे मेरे सहयोगी दीपक, और हमारे मेहमान रहेंगे इस सत्र में डॉक्टर वीरेंद्र यादव, सीएमओ हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर वीरेंद्र का। डीपी गोयल कैनविन से हमारे साथ रहेंगे। डीपी गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से गुरुग्राम कहाँ है, गुरुग्राम को क्या ज़रूरतें हैं और इस वक्त गुरुग्राम वासी कितने संतुष्ट हैं, हम अपने इस सत्र में चर्चा करेंगे। ओवर टू यू दीपक। शुक्रिया सोनल। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस कार्यक्रम मंच में अब तक कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। चर्चा तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर के भी रही, प्रदेश के और इस क्षेत्र के विकास को लेकर के भी रही, चाहे वो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह थे, उनसे पहले जयप्रकाश दलाल थे। तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, शिक्षा को लेकर चर्चा की गई। लेकिन गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम एक ऐसा विशेष है जहाँ न केवल गुरुग्राम प्रदेश या देश बल्कि पूरी दुनिया के लोग, यहाँ अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ मेडिकल टूरिज्म की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर यहाँ पर है। और ऐसे में लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, और इसके बीच में चाहे जब हम बड़े बड़े अस्पतालों की बात करते हैं, इसके बीच में दो एक अहम आज हमारे साथ में शख्सियत है। एक तो गुरुग्राम से चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जो कि सरकारी सुविधाएं किस तरीके की हैं या फिर निजी अस्पतालों का किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है उसको देखते हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ हैं कैनविन फाउंडेशन से जो अगर बात करें फाउंडर हैं डीपी गोयल जी। डीपी गोयल की अगर डॉक्टर डीपी गोयल की अगर हम बात करें तो कई ऐसे इन्होंने भी अलग अलग चिकित्सक यहाँ पर जो जगह जगह सेंटर बना रखे हैं कैनविन फाउंडेशन के नाम से। हाल ही में एक आरोग्य धाम की अगर बात करें शुरुआत भी करी है। चर्चा करेंगे सबसे पहले तो सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी से। सर, गुरुग्राम अगर हम बात करें, कोविड काल इसमें कोई दो राय नहीं था, अब 3 साल हो गया, बीता समय हो गया और लगातार अब वापस से जीवन वैसे ही हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप इस गुरुग्राम को कहाँ देखते हैं? आज अगर हम इस गुरुग्राम की बात करें तो कहाँ है, और आने वाले टाइम में क्या खास स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुरुग्राम के लोगों को, ताकि इमरजेंसी में अगर किसी को अलग जरूरत ना पड़े तो क्या कुछ आपके द्वारा व्यवस्था है प्रदेश सरकार की तरफ से हैं? थैंक यू दीपक एंड इंडिया न्यूज़। जहाँ तक कोविड, अब कोविड से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। शायद आपके ही चैनल पे कई बार मैंने ये बात कही थी कि अभी कोविड गया नहीं है, लेकिन अब संभवतः वो वक्त आ चुका है कि हम कहें और ये बात करें कि अब कोविड से आगे बढ़ने का टाइम आया। बिल्कुल प्रेजेंट अगर स्वास्थ्य सेवाओं की हम सरकारी स्तर पे हम बात करें तो बिल्कुल सिर्फ एक सिविल हॉस्पिटल है हमारे पास, जो 200 बेडेड हॉस्पिटल है। जो पहले जो पुराना हमारा सिविल हॉस्पिटल था वो डिमोलिश किया जा चुका। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए मैं बिल्कुल साफ दिल से और ईमानदारी से अगर बात कहूँ तो एक 200 बेड का सिर्फ एक हॉस्पिटल जो है वो पर्याप्त नहीं है, अगर मैं सिर्फ अर्बन क्षेत्र की या शहरी क्षेत्र की बात करूँ। यद्यपि हमारे पास सोहना और पटौदी में 2 सब डिविजनल हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, और वहाँ अभी जो हमने पिछले कुछ दिनों में जो इन सभी जगह में जो इजाफा किया है वो मैं आपको बाद में साथ में ऐड करूँगा। इसके अलावा हमने एक फरूक नगर जो है वो सब डिविजनल हॉस्पिटल वो भी अभी स्टार्ट किया है। ये प्रेजेंट सिनारियो है जहां हम फैसिलिटी जो है सिविल हॉस्पिटल लेवल पे या सब डिविजनल हॉस्पिटल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा 21 हमने ऑलरेडी जो हमारी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे वो काम कर रहे हैं, और 13 जो हैं हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर या CHC जो हैं वो काम कर रहे हैं। अभी रिसेंट डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने कहा कि आने वाले टाइम में हम क्या देखते हैं, तो 41 अर्बन हेल्थ सेंटर्स जो हैं या अर्बन PHC जिनको हम कह रहे हैं, हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। और वो हेल्थ वेलनेस सेंटर मैंने इसलिए यूज वर्ड किया क्योंकि PHC से वो थोड़ा सा UPHC से डिफरेंट रहेगा। इसमें जो पहले हमने हेल्थ वेलनेस सेंटर किए थे उनमें या तो हमारे पास क्वालिफाइड जो नर्सिंग BSc होते थे वो होते थे, या BMS डॉक्टर्स होते थे। जो अब हम अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर या UPHC के इक्विवेलेंट करने जा रहे हैं उनमें हम MBBS डॉक्टर को रखेंगे, और उनके साथ एक जो है 3 अलग का स्टाफ रहेगा जो पैरामेडिक स्टाफ रहेगा। तो ऑलमोस्ट डोर टू डोर जिसको कहना चाहिए नियर टू योर डोर सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाएंगे हम। 41 कुल मिला के हमने गुरुग्राम में चिन्हित ये किए, और 21 जो है UPHC अगर हमारे पास ऑलरेडी पहले चल रहे हैं तो ये हुई 62। और अगर प्रीवियस अगर हम बात करें वार्डबंदी के बाद या लेटेस्ट जो अभी हमने भेजा गया है या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 38 + 34 माने सर। और बीच में जोड़ना चाहूँगा, जो व्यवस्थाएं फिलहाल हैं गुरुग्राम की जनसंख्या के अनुसार क्या ये पर्याप्त हैं? किस तरीके से आप देखते हैं, और कितने लोग अमूमन, अब बात करें स्वास्थ्य जो केंद्रों पर जाते हैं, सरकारी की बात कर रहे हैं हम?
अभी मैंने पहले ही प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि स्वास्थ्य, अगर मैं सिर्फ एक सिविल हॉस्पिटल की बात करूं तो अभी पर्याप्त नहीं है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए दूसरे सिविल हॉस्पिटल की जो तैयारियां की हुई हैं, रिसेंटली आपने देखा होगा बजट में अनाउंस भी हुई, और कुछ चंद दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि हम जो 700 बेड का शिलान्यास करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, और CPWD को वो दिया जा चुका है, तो ये फाइनल प्रोसेस में है। जहाँ तक आप अभी प्रतिदिन की अगर मैं बात करूँ तो सिविल हॉस्पिटल में सिर्फ अकेले 2 से 2.5 हज़ार के करीब जो है OPD ऑन एन एवरेज होती है। पीक टाइम पे जब अब जैसे डेंगू और मलेरिया का सीज़न है तो वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2500 के करीब OPD इस टाइम होती है। फ़ारूक नगर की बात करी जाए और सोना की बात करी जाए तो 200 to 300 के बीच में, पटौदी में रफली 500 के करीब OPD होती है। ओवरऑल एक दिन में हमारी 4 से 5 हज़ार मिनिमम जो है सरकारी संस्थाओं में मरीजों का आगमन होता है। हमारे साथ में एक और गेस्ट जुड़े हैं, प्रताप सिंह जी, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उनसे पहले DP गोयल जी हमारे साथ में हैं, डॉक्टर DP गोयल। अगर हम गुरुग्राम की बात करें, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तो अपनी अपनी PSC जैसे हम सरकारी देखते हैं, ऐसे ही कुछ आपके द्वारा गुरुग्राम के अंदर कैनविन फाउंडेशन के द्वारा कुछ सेंटर्स बनाए गए, चाहे वो न्यू कॉलोनी की बात की जाए, सेक्टर 44 कन्हई में हमने देखा, और भी जगहों पे अशोक विहार, लेकिन उसके बाद अब एक बड़ा अस्पताल की भी शुरुआत की है। हाल ही में राज्यपाल आए थे। सबसे पहले तो इस बड़े अस्पताल को चलाने का, शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या था, और किस तरीके से आप गुरुग्राम में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आने वाले समय में देखते हैं? दीपक जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद, यह बुला के और हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, और उसके बाद आपके सभी व्यूवर्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक आपने गुरुग्राम में स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, नो डाउट पिछले 3-4 सालों में हम देखते हैं जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने एक आम जन का विश्वास जीता है। जो कोरोना का एक भयावह समय था उसमें कहीं ना कहीं पूरा एक आम जन रुक गया था, ज़िंदगी रुक गई थी, उसमें बहुत अच्छी तरीके से हमारे स्वास्थ्य विभाग ने, और मैं विशेष तौर पे हमारे CMO साहब का बहुत बहुत गुरुग्राम वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। किस तरह से एक 360 डिग्री इन्होंने प्लानिंग की, और UPSC PSC को साथ लेके, सोशल संस्थाओं को साथ लेके जिस तरीके से कार्य किया, ये एक तरह से एक रोल मॉडल की तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने काम किया है। लेकिन जहाँ तक गुरुग्राम में स्वास्थ्य सेवाओं के पर्याप्त होने की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, और एकदम से जो जिस तरीके से पिछले 15-20 सालों में गुरुग्राम की आबादी बढ़ी है, मैं हमेशा हर मन से बोलता आया हूँ कि हमें कम से कम गुरुग्राम के 4 कोनों में 4 बड़े बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए। और जहाँ तक सरकार की बात आती है, मैं आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ हमारी सरकार को भी कि सारी चीज़ें संवेदनशीलता के साथ हो तो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है या फास्ट एक्शन की बात आती है, वहाँ कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं। जी, वो माँ शीतला के नाम से हमारा 700 बेड के हॉस्पिटल की बात हो, सरकारी हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की बातें हों, चीज़ें हमारी पेपर पे तो हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आने में उसकी बहुत सारी हमें कमियाँ नज़र आती हैं। तो इसके समाधान के तौर पे यदि हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें डेडलाइन के साथ होनी चाहिए, स्पेशल कोई ऑफिसर्स की टीम हमें अपॉइंट करके जितनी भी हमारी लेवल्स हैं उस लेवल्स को कम करके मॉनिटरिंग लेवल को एक डायरेक्ट कमेटी यहाँ गुड़गांव में बैठे, तो उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि उसकी डेडलाइन के साथ काम करते तो ज़रूर हमारी काम और जल्दी फास्ट होंगे। जहाँ तक कैनविन फाउंडेशन की बात की आपने, मुझे ऐसा लगता है कि समाज के लोगों द्वारा बना है, समाज की जिम्मेदारी हम सब की है, और उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सामाजिक संस्थाओं की भी बनती है। तो हमारी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जैन परिवार हैं, अग्रवाल परिवार हैं, सिख समाज है, अलग अलग तरीके से अलग समाज बने हुए हैं जो सामाजिक तौर पे काम करते हैं। तो हमें उन संस्थाओं को भी आगे आना पड़ेगा, जिसमें एक शुरुआत हमने की कैनविन फाउंडेशन की। हमने एक लक्ष्य लिया, एक मिशन के साथ लिया कि हमारी सबसे पहली ज़रूरत ही स्वास्थ्य है। यदि हम 7 सुखों की बात करते तो पहला सुख निरोगी काया, ये भी हम सुनते आए बचपन में, लेकिन हमारी इसमें जिम्मेदारी कहाँ बनती है? तो सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। हमने भी 2019 में एक शुरुआत की थी कि अच्छा स्वास्थ्य हर घर में कैसे मिले, चाहे वो जागरूकता की बात हो या ट्रीटमेंट की बात हो, इन दोनों विषयों पे अवेयरनेस के साथ साथ ट्रीटमेंट एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल, अप्रोचेबल, एश्योरेबल कैसे हो, इस मॉडल पे हमने काम शुरू किया। और जिस स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को घरों तक पहुंचाना हो या फिर बड़े हॉस्पिटल छोटे हॉस्पिटलों से टाई अप करके उनको डिस्काउंट दिलवा के उनको काउंसलिंग करके ट्रीटमेंट दिलवाना हो, या फिर और आगे बढ़ते हुए अपने अपनी पॉलीक्लिनिक चैन बना के आज 4 पॉलीक्लिनिक गुरुग्राम के अलग अलग कोनों में हैं, और एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज
एक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ सेंटर बना के हमने माननीय वीरेंद्र यादव जी की सारी गाइडेंस पे हमने उसको काम को आगे बढ़ाया है। आज बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि हम एक स्वास्थ्य विभाग की ही एक दूसरी टीम बन के कि कैसे सरकारी योजनाओं को भी घरों तक पहुंचाना है और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य थोड़े पैसे में कैसे देना है, इस पे मिल के काम कर रहे हैं। आज बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी पर डे की करीबन 1500 के आसपास की ओपीडी हमारी रहती है और कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट समाज में देखने को मिल रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि हमें हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा और हमें हर व्यक्ति को 360 डिग्री काम करना पड़ेगा, चाहे सरकारें हों, प्रशासन हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या आमजन हो, हम सबको एक होकर काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक प्रश्न इसमें जरूर साथ जोड़ना चाहूँगा, आप ही से दूसरा प्रश्न लूँगा। प्राइवेट अस्पतालों से लोग आपके यहाँ आए, प्राइस में भी क्या कुछ अंतर है, किस तरीके का अंतर है? क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और बड़े बड़े महंगे महंगे निजी अस्पतालों के बीच में आपने कहा कि आपने ये सेंटर खोले हैं, तो किस तरीके से अलग हैं उन निजी अस्पतालों से अगर बात करें तो? बड़े देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जो भगवान ने चीज़ बनाई है या कोई भी चीज़ बनी है उसका अपना महत्व होता है, अमहत्वपूर्ण कोई भी चीज़ नहीं होती। जब हम समाज में वर्ग की बात करते हैं, निम्न स्तर के आय के स्तर पे हम देखते हैं निम्न स्तर के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल है, अपर मिडिल है या फिर पैसे वाले लोग हैं, सबको अपनी अपनी आय के अनुसार, सबको अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थाएं चाहिए वो आप हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो हमारा जो सेंटर है हमने उसको टारगेट किया है जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं, जो 15,000 से 50,000 की आमदन वाले परिवार हैं, विशेष तौर पे वो वर्ग हमारे गुड़गांव में बहुत बड़ा वर्ग है। तो उसमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिले, जब बात करें हम कंपैरिजन की थोड़ी सी, तो बहुत बड़ा डिफरेंस डायग्नोस्टिक सेंटर की बात करें तो एमआरआई का रेट करीबन 8 से 10,000 के आसपास का रेट आमतौर पे छोटे बड़े सेंटर में है। हमारे यहाँ पे वही फैसिलिटी 2700 रुपये में हम अवेलेबल कराते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड की बात करें तो 650 रुपये में अल्ट्रासाउंड है। सिटी स्कैन की बात करें 1800 रुपये में सिटी स्कैन है। ब्लड यूरिन टेस्ट का हमने एक पैकेज बनाया हेल्थ शगुन के नाम से, 1100 रुपये का वो है। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्जरी है। मदर चाइल्ड की बात करें, डिलीवरी 11,000 रुपये में अवेलेबल है। हमारा कंपटीशन किसी से भी नहीं है। वी बिलीव ऑन कोलेब्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। हम समाज के साथ मिलके, और हम तो कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी हम मिलके काम करें। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। हम कोई भी काम यदि विश्वास के साथ करते हैं तो लोगों का प्यार और विश्वास मिलता है हमें। हमारा कंपटीशन किसी से भी नहीं है। जो लोग टीपीए भी नहीं है, जिसने इंश्योरेंस भी नहीं करवाया, वो कहाँ जाएगा? अब वो एक सर्जरी 70 से 90,000 या 1 लाख रुपए तक होती है, हमारे यहाँ पे वो 15 से 25,000 के बीच में हो जाती है। तो जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए कहीं ना कहीं एक संजीवनी का काम कैनवीन आरोग्य धाम कर रहा है। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है और सबका मैं धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग वर्गों से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि ये माँ शीतला की धरती, तो माँ शीतला के आशीर्वाद से ऐसा हो रहा है। हम सब मिलके हमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा सेवा के कार्य में हमें जरूर योगदान देना चाहिए। ये मेरा एक अच्छी शुरुआत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस लोगों को तक आपने कम पैसों में अगर इलाज हो, उनको उपचार दिलवा रहे हैं। हमारे साथ में प्रताप जी जुड़े हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। सर, सबसे पहले तो आपसे भी चर्चा करना चाहेंगे, जिस गुरुग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं ये फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है हरियाणा का, क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसा जगह है जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। औद्योगिक शहर के तौर पे भी आप तो कहें, आईटी इंडस्ट्री, एमएनसी, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर हैं। आर्थिक दृष्टि से कितना बदलाव बीते समय में आपने देखा, और खासकर इस गुरुग्राम को आप किस तरीके से कहेंगे यहाँ के इस आर्थिक दृष्टि से क्षेत्र की बात करें तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहूँगा और जी न्यूज़ हरियाणा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करी, आप लोगों के साथ बात करने का मौका दिया। देखिए, गुरुग्राम में पिछले लगभग 30 साल से, मैं करीब 30-31 साल पहले दिल्ली से कैरियर शुरू किया, तब से गुरुग्राम को मैं देखता आया हूँ। और पिछले 15 साल में और ख़ास तौर से 10 साल में कहें तो गुरुग्राम एक बहुत फिनोमिनल ग्रोथ हुई है। नाउ गुरुग्राम इज़ ए ग्लोबल सिटी। अब गुरुग्राम का कुछ एरिया तो इतना सुंदर लगता है कि जैसे सिंगापुर जैसी फीलिंग आती है। गोल्फ कोर्स एरिया है, गोल्फ कोर्स रोड है, सेक्टर 54 है, 56 है, बहुत सुंदर एरिया हैं। और नो डाउट्स गुरुग्राम हरियाणा की तो फाइनेंशियल कैपिटल कह ही सकते हैं हम, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं। और आगे आने वाले 10 साल में ऐसा मुझे लगता है कि गुरुग्राम विल बिकम ए फ्रंट लाइन सिटी इन कंट्री। जैसे हमारा बेंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है, अहमदाबाद है, उस कतार में डेफिनेटली गुरुग्राम खड़ा होगा। और जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो
हरियाणा गवर्नमेंट का ज़्यादातर टैक्स गुड़गांव से आता है। इनकम टैक्सेस की बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट 65-70% टैक्स गुड़गांव से आता है। जो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती हैं उसमें से लगभग 220 कंपनी गुड़गांव में छोटा या बड़ा उनका प्रेजेंस है, ऑफिस है। आप देखते ही होंगे हाईवे से जा रहे हैं या गोल्फ कोर्स रोड से जा रहे हैं, लाइन से कंपनियों के बोर्ड हमें वहाँ पे नज़र आते हैं। तो गुरुग्राम बहुत अच्छा कर रहा है, बट ये टेक ऑफ स्टेज है गुरुग्राम का। और यहाँ से 10 साल में मुझे लगता है कि गुरुग्राम एक ऐसी जगह पे पहुँचेगा जो हम आज के टाइम में बिल्कुल सोच नहीं सकते, पहचान नहीं पाएंगे उसे, उस तरह की पोजीशन होगी। और उसके लिए गवर्नमेंट को, हम सब लोगों को उस तरह के सिस्टम्स क्रिएट करने हैं कि आज का जैसे इस सेशन का मेन भाव है कि अच्छी हेल्थ, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी एश्योर्ड, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया, साफ़ सफाई, वेस्ट डिस्पोजल, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और गवर्नमेंट इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान दे रही है। समाज सेवी संस्थाएं जैसे गोयल साहब ने बताया कि इनकी फाउंडेशन है वो हेल्थ के बारे में काम कर रही है। एनवायरनमेंट पर बहुत सारे लोग, हम लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। तो उस तरीके से हम सब लोग मिलके गुड़गांव को, हरियाणा को उत्तम प्रदेश और एक उत्तम शहर की तरह से डेवलप करेंगे। सीएमओ साहब से बात करेंगे, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। अभी हमने देखा कि कोविड काल तो तमाम चीज़ें रही, लोगों के लिए चुनौती रही, लेकिन अब और भी कई जिस तरीके से खासकर अब डेंगू बरसात के बाद ये एक बड़ी समस्या रहती है। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? गुरुग्राम की बात की जाए, इसको लेकर क्या व्यवस्था है? क्योंकि गुरुग्राम में जल भराव जैसी समस्याएं तो रहती हैं खैर, उसके बाद लेकिन ये प्रॉब्लम भी, एक डेंगू जैसी समस्याएं, इस तरीके की जरूर एक बड़ी चुनौती रहती है। उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग कितना मुस्तैद है, क्या तैयारियां, और लोग कैसे बचें, इसको लेकर के क्या लोगों को जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस वक्त किया जाना है? बिल्कुल दीपक, बीच में आपने पिछले क्वेश्चन पे मेरे से पूछा था तो बात बीच में रह गई थी, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट उसमें कर दूं। पहले जैसे और कैनविन से हमारे साथी ने बताया, डीपी गोयल जी ने, तो मैं बात वो पूरी कर दूं। आने वाला ऑलरेडी शीतला माता मेडिकल कॉलेज का काम स्टार्ट हो चुका है, तो 1000 बेड वहाँ एक्सपेक्टेड है ही है। 700 बेड का मैंने आपको बताया, वो उसका शिलान्यास जल्दी होने जा रहा है। इसके अलावा 100 बेड के लिए हमने पोटास इंस्टीट्यूट, अगर आपको याद हो कापासेड़ा बॉर्डर के पास, वहाँ पर भी हमने ऑलरेडी लैंड जो है वो एक्वायर कर ली है। और HSVP के माध्यम से हम सेक्टर 40 में और 45 में 2 30 बेडेड हॉस्पिटल्स और बनाने जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर मैं शहरी क्षेत्र में कहूँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हम करने जा रहे हैं, जो लोग, मैं जनता से अपील भी करना चाहूँगा। आज की डेट में वो अभी जैसा बताया ना कि इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, तो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि ये सब चीज़ें इतनी फास्ट होंगी, तो वो हुई हैं, तो वो हमें उससे कोप अप करना पड़ेगा। और गुड़गांव जैसी जगह पे अब लोग ये मान के चलते हैं कि चाहे वो सोना में हो, चाहे पटौदी में हो या मानेसर में हो, वो हर कोई यही चाहता है कि सारी सुविधाएं उनके घर के बिल्कुल नज़दीक वहीं की वहीं मिले। संभवतः ऐसा होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सारी सुविधाएं और हर जगह एक साथ उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, जो है एक, हमने सभी ने अधिकारियों ने मिलकर एक टैगिंग, जियो टैगिंग का हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम एरिया हर जगह को चिन्हित करेंगे और कहाँ कहाँ पर किस किस्म की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो करेंगे। बहुत ऑनेस्टली जो हमारे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ने कहा, अपने सभी साथियों से कहा है कि ये कोई प्रेशर के तौर पे हम PHC या CHC या सरकारी संस्थाएं नहीं बनाएंगे, बल्कि जहां जरूरत है वहां बनाएंगे। और आने वाले दिनों में हम एक यूनिक एक्सपेरिमेंट जो है वो हरियाणा करने जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, फिर मैं डेंगू मलेरिया पे आऊँगा। हम हर PHC लेवल तक एक्सरे और ECG की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ना केवल एक्सरे ECG की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, बल्कि उसकी रिपोर्टिंग की सुविधा भी विदिन 5 to 15 मिनट्स के अंदर वो अवेलेबल करवाई जाएगी। अगर आपको चेस्ट पेन है, आप PHC में जाते हैं, ना केवल आपकी ECG होगी, बल्कि आपको उसकी रिपोर्ट भी मिलेगी। अगर यदि आपको खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, आपको हार्ट अटैक हो, तो आपको इमीडिएटली बता दिया जाएगा और आपकी रेफरल या एम्बुलेंस की सर्विसेज उसी के साथ प्रोवाइड करी जाएगी। इसमें हम जियो टैगिंग का काम भी कर रहे हैं और इसमें ऑलरेडी ये काम स्टार्ट हो चुका है। और मैं आज एक अनाउंसमेंट और करना चाह रहा हूँ। हमारे बार बार जिक्र आ रहा था 2 अस्पताल
अस्पतालों में, सोहना और पटौदी में, उन दोनों के लिए भी हमने रेडियोग्राफर्स के लिए जो है सुविधा उपलब्ध करी है और मशीन ऑलरेडी हमने वहाँ कर दी है। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ या इस मंथ में कभी भी हम वहाँ पर जो एक्सरे फैसिलिटीज़ हैं, वो जो बीच में कुछ रेडियोग्राफर की रिटायरमेंट की वजह से पेंडिंग थी, वो दोबारा से स्टार्ट कर दी जाएंगी। अब दीपक, जो आपने बात कही, मैं अगर उस पर आऊँ, बिल्कुल जल भराव और इस बार बारिश जो है वो अनएक्सपेक्टेड हुई है। ऐसा ना केवल हरियाणा में बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश रहे हैं जहां एक दिन में पूरे सीज़न की एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा रेनफॉल हुई, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुजरात रहा हो, वहाँ पर भी ऐसे ऐसे एरिया हैं जहाँ एक दिन में 200% से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी वो बारिश हुई है। तो आप मान के चलें कि डेंगू और मलेरिया का सीज़न जो है वो स्टार्ट पहले से फरवरी से हो जाता है, लेकिन वो इस लंबे जिसको मैं कहूँ मानसून सीज़न की वजह से शायद इस बार केसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, पर्टिकुलरली डेंगू के, क्योंकि डेंगू फ्रेश वाटर में जो है उसमें होता है। मलेरिया पिछले 2 साल से हम गुरुग्राम में कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मलेरिया का केस संभवतः रिपोर्ट नहीं होगा। डेंगू एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। आज मैं आपके मंच के माध्यम से बता रहा हूँ, आज हमारे पास कुछ सस्पेक्टेड केस आए हैं, तो आज हमने उनको लगाया। मे बी उनमें से जो भी पॉजिटिव कल केसेस आएंगे तो हम उनको डेफिनेटली डिक्लेयर करेंगे। और सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ हमने ऑलरेडी परसों डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग हम कर चुके हैं, जिसमें हमने ना केवल डेंगू के टेस्ट के रेट जो हैं वो 600 वो निर्धारित किए हैं, इसके अलावा जो प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सिविल हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और यदि सिविल हॉस्पिटल में आप एडमिट हैं और हमारे पास किसी कारणवश, वैसे एडिक्वेट मात्रा में हमारे पास किट्स अवेलेबल हैं, यदि किसी कारणवश डेंगू की पेशेंट को अगर उस वक्त सिंगल डोनर प्लेटलेट अवेलेबल नहीं हो पाती, तो 8500 में हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बोला है कि वो हमें देंगे और वो कॉस्ट पेशेंट को नहीं देनी पड़ेगी। चलिए, स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से तमाम प्रयास तो कर रहा है, लेकिन ऐसे में सबसे ज़्यादा जरूरत लोगों की खुद की भी जागरूकता की है। चर्चा को आगे बढ़ने से पहले लेकिन एक प्रश्न जरूर हम डॉक्टर डीपी गोयल से जरूर जानना चाहेंगे। तमाम जिस तरीके से हम डॉक्टर से बात करते हैं कि आज हर कोई चाहता है कि उनके घर के पास बेहतर सुविधा हो। पीएचसी सेंटर यहाँ पर हमने कुछ स्टेटों में तो देखा मोहल्ला क्लिनिक, उस स्तर पे यहाँ पीएचसी सेंटर है, और कुछ उसी स्तर पे आपने भी अपने कैनविन सेंटर जो हैं जगह जगह इस तरीके के बनाए हैं। लेकिन वहाँ फिलहाल किस किस तरीके की उपचार वहाँ पर मौजूद है, किस किस तरह के फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, ताकि लोगों को अपने नज़दीक में और कम कीमत में उपचार मिल सके? देखिए, जिस तरह से आपने पीएचसी यूपीएससी के महत्व की बात करी, उसी तर्ज पे कैनविन फाउंडेशन ने भी शुरुआत की कि जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, इसी तरह हमने सेवा पॉली क्लिनिक, कैनविन सेवा पॉली क्लिनिक का नाम देखे, जो प्राइमरीली सर्विसेज एक घर में चाहिए। जैसे आप जनरल फिजिशियन की बात करते हैं, गायनी की, बच्चों के डॉक्टर की, औरतों के डॉक्टर, डेंटल की सेवाएं आजकल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आई सर्विसेज हैं, उसके अलावा फिजियोथेरेपी, मेडिकल स्टोर और उसके अलावा लैब। तो इनसे हमारी 80% बीमारियाँ घरों की कवर हो जाती हैं। तो हमने सिर्फ एक 200-250 गज का एक कोई एरिया हमने रेंट पे लेके और अलग अलग एरिया में हमने पॉलीक्लिनिक बनाने का एक विचार रखा। और जब हमने पहला पॉलीक्लिनिक हमारा सेक्टर 38 में शुरू किया था, तो उसके बाद उसका रिस्पांस इतना अच्छा था कि वहाँ पे हमारे को 100 से 150 पेशेंट का हमारे को फुटफॉल मिला। उसी तर्ज पे हमने शुरुआत की, तो आज हमारा गीता भवन, न्यू कॉलोनी, राजेंद्र पार्क, अशोक विहार और सेक्टर 45 में ये 4 पॉलीक्लिनिक हमारे चल रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि उसके आसपास के 2-3-4 किलोमीटर का एरिया, उसमें मतलब उनको प्राइमरीली केयर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने काफ़ी साल सरकार के साथ मिलकर सेवा की, अलग अलग तरीके से जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, उनका कोई लोभ लालच नहीं होता, वो हमारे साथ जुड़ के और इतनी सेवा करने का काम कर रहे हैं, और 8-8 घंटे 10-10 घंटे हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं। तो सिर्फ एक विजन, एक विचार लेके आगे बढ़ने की जरूरत होती है, हमें कहीं ना कहीं रास्ते अपने आप मिलते शुरू हो जाते हैं। आज हमारे साथ करीबन 100 के आसपास डॉक्टर हमारे ऑन रोल हैं। तो पहले तो हमारे को डॉक्टर मिलने में बड़ी मुश्किल होती थी, आज डॉक्टर्स अपने आप हमारे पास आ रहे हैं। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि पॉलीक्लिनिक हर कॉलोनी में जाके खोलना भी बड़ा मुश्किल काम है, एक बजट भी बहुत लगता है, कहीं ना कहीं उसके प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत पैसा लगता है। हमने उसके अलावा एक नेक्स्ट लेवल पे हमने एक आरोग्य रथ की शुरुआत की, और माननीय वीरेंद्र यादव जी के कर कमलों द्वारा ही वो हुई थी। हमने घर पे जाके
कैसे डॉक्टर घर पहुंच सकता है, इसकी भी हमने एक शुरुआत की आरोग्य रथ द्वारा। जो ऐसी झुग्गी झोपड़ी हैं, एक रिमोट एरिया है जहाँ पे जहाँ से लोग डॉक्टर के पास आते नहीं हैं और वो बीमारी को लेके घूमते रहते हैं, वहाँ तक हमने कैनविन फाउंडेशन ने आरोग्य रथ के माध्यम से अपनी सुविधाएं पहुँचाने का काम किया और करीबन 80 कॉलोनियों को हमने उससे जोड़ने का काम किया। वहाँ पे हमारे डे फिक्स हैं, उस डे के आसपास हमारे वहाँ पे डॉक्टर जाते हैं, 2 नर्स उसके अंदर होती हैं, उसी में हम मात्र 20 रुपये में 3 दिन की दवा भी उसको फ्री देते हैं और उसका एक प्राइमरली उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। यदि उसका इलाज वहाँ आरोग्य रथ से संभव नहीं है तो हम उसको फिर अपने पॉलीक्लिनिक पे लेके आते हैं, जहाँ पे मात्र 100 रुपये उसकी ओपीडी है, वहाँ पे वो इलाज करवाते हैं। वहाँ भी यदि संभव नहीं है तो आरोग्य धाम हमारा जो बना है वहाँ पे उसकी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से भी नहीं होता फिर सरकारी हॉस्पिटल है या फिर हमारे छोटे नर्सिंग होम है, वहाँ जाके हम उसका इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। तो समाज और सामाजिक ये स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले जितने यूनिट्स हैं उनके बीच में कैनविन फाउंडेशन एक ब्रिज बनने का काम कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ एक संकल्प लेके सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा। जिस तरह से कोविड के समय में RWS ने, सामाजिक संस्थाओं ने, अलग अलग सामाजिक विचार रखने वाले लोगों ने एक आर्मी बन के काम किया, तो वो सिर्फ हमें किसी समय पे काम करने की जरूरत नहीं है। आज हमें हफ्ते में 1 दिन, आधा दिन, 4 घंटे, 2 घंटे हमें सबको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इवन पर डे हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम अलग अलग जो संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं उसको अप्रिशिएट करने का काम करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने में हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। हमने अभी स्वास्थ्य को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करी, स्वास्थ्य से जुड़े किस तरीके की बात करें व्यवस्थाएं फिलहाल इस गुरुग्राम में है, और इससे पहले हमने अगर बात करें शिक्षा को लेकर चर्चा हुई, उससे पहले तमाम और नेता भी मौजूद थे, और आगे भी हम गुरुग्राम के विकास को लेकर, गुरुग्राम के इस विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, क्योंकि अगर बात करें जिस तरह की तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा रही है, आगे भी लगातार ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।